हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए टैक्सेशन लॉ को कंटिन्यू करेंगे, 8वां लेक्चर है ये। मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा रहा था जिसमें मैंने सैलरी की बात करी थी आपसे लास्ट वीडियो में। आज अपन बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। अगर आपको याद हो तो 5 हेड्स की बात करिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का प्यार। 2015 के करीब सब्सक्राइबर्स इसको बढ़ाइए आप लोग थोड़ा, है ना, तो मेरे को भी मज़ा आता है फिर बहुत ज़्यादा बताने में सारी चीज़ों को। देखिए अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनकम जो होता है कई सारे हेड्स में कैलकुलेट करते हैं। हेड 1, हेड 2 ऐसे करके 5-6 हेड बताया था मैंने आपको। उसमें सैलरीज की बात कर ली थी हमने आपसे। आज बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीजीबीबी की बात करेंगे, कैपिटल गेन्स की बात करेंगे और अदर रिसोर्सेज की बात करेंगे। देखिए जब मैं कह रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 22 कहता है आईटी एक्ट का कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी, अब कैसा प्रॉपर्टी उसके बारे में बताता हूँ मैं, उसकी एनुअल वैल्यू को हम क्या करते हैं, इनकम टैक्सेबिलिटी के अंदर लेके आते हैं। उसकी एनुअल वैल्यू, ये एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये मैं इसका जब पार्ट 2 कल बताऊंगा आपको, इसमें केसेस की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग वही जो आप जानते हो, और लैंड्स अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच द एसेसी इज द ओनर other than such portions of such property as he may occupy for the purposes of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property। देखो लैंग्वेज को हिंदी में समझो आराम से, चार पार्ट में इसको बांटो। पहले कहता है कि प्रॉपर्टी जो कैसा होगा, बिल्डिंग होगी और उसके साथ लैंड होगा। अपर टेनेंट का मतलब क्या होता है, अपर टेनेंट डेयर टू का मतलब कि उस बिल्डिंग से अटैच्ड, मान लो मेरी बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के पीछे मेरी इतनी सी जमीन है जिसमें मैं अपनी बागवानी वगैरह करता हूं, तो इसको बोलेंगे बिल्डिंग्स और लैंड्स अपर टेनेंट, अटैच्ड विथ और कनेक्टेड टू एनी बिल्डिंग। पहली चीज। असेसी क्या होना चाहिए, इस पूरे प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जो प्रॉपर्टी है वो ओनर सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि उसको हाउस प्रॉपर्टी बोले, ना कि कोई बिजनेस अपना कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, जो अलग चार्जेबिलिटी है, उसकी टैक्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, वो अलग हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स या प्रोफेशन या बिजनेस उससे बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग्स या लैंड्स अपॉर्टेनेंट देयर टू का मतलब उसकी हाउस प्रॉपर्टी जो होती है, एनुअल वैल्यूज होती है, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। दैट इज व्हाट हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर वो प्रॉपर्टी, वो ओनर जो है वो किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहा हो। अगर कर रहा हो तो अलग हेड में चला जाएगा वो चीज। इतनी सी बात आपको पता रखनी है, ठीक है। आगे देखो, कहता है इफ द लैंड अपर टेनेंट देयर टू इल्ड्स एनी इंडिपेंडेंट एंड कॉमर्शियल इनकम, सच इनकम शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ गए मेरी बात। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो लैंड है, वो जो बिल्डिंग, वो कनेक्टेड लैंड है या बिल्डिंग जो ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, वो किसी इंडिपेंडेंट या कॉमर्शियल इनकम के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में उसको नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा जो मान लो बिल्डिंग है, घर है, उसके पीछे में कुछ ऐसी जमीन है जिसमें अपन बागवानी कर रहे हैं, तो पूरा आ गया। अगर पीछे वाली बिल्डिंग हमने कुछ ऐसा बिजनेस के लिए दे रखा है, किसी कमर्शियल सेटअप के लिए दे रखा है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। उससे जो इनकम आ रहा है आपको, उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हाउस वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग की हो जाएगी, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। इफ द होर्डिंग ऑन रूफ, मान लो छत पे आपने क्या कर रखा है, एक बड़ा सा सेटअप तैयार कर रखा है। छत के ऊपर होता है ना टावर वगैरह खड़ा होता है, ऐसे छत है आपकी, अब छत के ऊपर आपने एक बड़ा सा ऐसे बना रखा है, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट है यार, होता है ना ऐसे। तो ये जो चीज आपने दे रखा है, ये कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए हो गया, इसको नहीं बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर अगर आपने छत को ही दे रखा है कि लो हमारे छत पे पूरा का पूरा तुम बड़ा सा होर्डिंग लगा दो, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे कहता है A land would be called land appertaining to the building if it is individual part, एक ऐसा पार्ट जो अलग नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, and parcel of the building, बिल्डिंग का ही पार्ट है, for its use and the enjoyment by the occupiers। अब इंजॉयमेंट में तो अब लैंड बागवानी कर रहे हो या फिर आप उसमें खेती कर रहे हो, छोटा मोटा मान लो, एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं कर रहे इसमें, एग्रीकल्चर तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, वो मैंने बता रखा है आपको, छोटा मोटा काम के लिए है ना, बागवानी कर रहे हो, ओपन लैंड है या फिर उसमें आप पार्किंग वगैरह बना रखा है आपने, तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड द लैंड इज नॉट पुट टू एनी अदर यूज एंड इज नॉट यील्डिंग एनी इनकम असेसेबल अंडर द हेड अदर देन इनकम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा इनकम उससे नहीं आ रहा हो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम कैलकुलेट ना कर सके। अरे बात को समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं।
वेयर ए बिल्डिंग इज इरेक्टेड एंड लेट आउट ऑन लीज फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग अ होटल। मान लो आपने बिल्डिंग बनाया और आपने उसको लीज पर दे दिया होटल बनाने, उस पर होटल चलाने के लिए। द लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग कैन नॉट बी टेकन एट कैरिंग ऑन बिजनेस एंड इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपने बिल्डिंग बनाया, अब बिल्डिंग बनाकर आपने क्या किया, उस बिल्डिंग के ओनर आप हो, पर आपने उसको दे दिया कि लो इसमें आज से तुम होटल चलाओ, या आज से तुम इसमें क्या चलाओ, साइबर कैफे चलाओ, कुछ भी चलाओ, ठीक है। तो वो जो इनकम आपको वहां से आएगा ना, वो आप एज अ ओनर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। वो जो बंदा वहां पे वो उसके लिए प्रोफेशन हो गया, ठीक है। देखते होगे जैसे मैं अभी दिल्ली में हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नीचे ना जिम खोल रखा है, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे में। अब जिम से जो पैसा जिम ओनर को आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गया, उसका बिजनेस हो गया उसका। पर वो जो बिल्डिंग से उसका जो बिजनेस के लिए क्या नाम, उसका जो ओनर है ना पूरी बिल्डिंग का, उसके लिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। वैसे ही वेयर द असेसी इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ रनिंग होटल एंड सब्सिक्वेंटली ही लेट्स आउट द फुल्ली ऑक्युपाइड होटल टू समवन, द इनकम डिराइव्ड बाय हिम फ्रॉम सच लेटिंग आउट विल बी टैक्स एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। समझे, सेम बात मैंने अभी आपको बोली। वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट टू डेवलप मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ शॉप्स, वही शॉप खोलवा दिया, स्टॉल्स खुलवाया आपने, तो इनकम जो टैक्स उससे आ रहा है ना आपका, द इनकम इज व्हाट द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड समटाइम्स पार्ट फ्रॉम दिस एंड पार्ट फ्रॉम अदर इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो वही मैं कह रहा हूं, आपने एक बिल्डिंग बनाई, पूरी बिल्डिंग आपने क्या कर दी, रेंट पे लगा दी अलग अलग शॉप्स के लिए, कोई उसमें बार्बर है, कोई उसमें होटल है, कोई उसमें कुछ चीज का है। तो एज अ ओनर जो पूरी बिल्डिंग से आपको पैसा आ रहा है ना किराए के रूप में, रेंट के रूप में, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी आपके लिए, आपके लिए। पर मान लो उसमें आपका भी अपना दुकान है, आपने अपना भी उसमें दुकान कर रखा है, तो उसको हटा दो, उससे जो पैसा आपका आ रहा है ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं होगा, उससे को बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपके लिए। अगर आपकी अपनी शॉप है तो, अगर आप उस शॉप के ओनर हो तब। पूरी बिल्डिंग में 50 दुकानें हैं, 49 दुकानें किसी और को दे रखी है आपने अलग अलग चीजों को, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपके लिए जो रेंट आया। पर उस दुकान से जो आपको पैसा आ रहा है, अपना जो दुकान है आपका, उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपके लिए। पर उन सब दुकानों के मालिक के लिए इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गया उसका अपना अपने दुकान के लिए, अगर वो अपना इनकम टैक्स भरेगा तब। ये तो मैंने आपको पहले बता रखा, समझे कि नहीं समझे मेरी बात? आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट क्या है, ओनर होने चाहिए आप उस हाउस प्रॉपर्टी के, और वो किसी कॉमर्शियल यूज के लिए अगर दे रखा है आपने, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपर्टेनेंट लैंड जो है अगर वो भी कॉमर्शियल नेचर के लिए दे रखा है, तो ओनर आप ही हो। मान लो आप अपना उसमें कुछ नहीं चला रहे, अब मान लो पीछे बिल्डिंग, उसको मैंने पीछे पार्किंग दे दी, मैंने पार्किंग लगाने के लिए से ओपन में। ये जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग में छत होना ही चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा आप, केस में बताया गया है इट्स नॉट मैंडेटरी कि बिल्डिंग में छत होना ही चाहिए। बिल्डिंग मतलब एक जमीन पे खड़ी 4 दीवारें में बिल्डिंग है अपने आप में, उसको आपने पार्किंग के लिए दे रखा, चारों साइड से आपने दीवारें बना दी, गाड़ियां खड़ी हो रही है उसमें आके, पर वो पार्किंग लॉट जो वो आपका अपना नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी है, पर पार्किंग लॉट से जो पैसा आ रहा है वो मान लो सामने कोचिंग सेंटर उस वो आपको वहां से रेंट दे रहा है, तो आपके लिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए तो होगी, क्योंकि ओनर आप ही हो, ओनर तो आप ही हो। कॉमर्शियल नेचर में भी आपका कोई कॉमर्शियल नेचर है, वो तो किसी और के लिए है, आपका अपना कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए वहां पे। मान लो आप ही के कोचिंग सेंटर है सामने और आपने पार्किंग अपनी जमीन में बना रखी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा वो, क्योंकि वो कॉमर्शियल नेचर का हो गया आपके लिए। बात को समझे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है, अब देखो असेसी शुड बी द लीगल ओनर। मैं बार बार कह रहा हूं लीगल ओनर क्या होता है, जो कानून में आप जानते हो ना लीगल ओनर का मतलब वही होता है लीगल ओनर। आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजों में ओनर का डेफिनेशन पढ़ा है आपने, वही ओनर की बात करें। एक होता है डीम्ड ओनर, ऐसा माना जा सकता है कि उस पल के लिए वो ओनर है। मैंने आपको डीआरसी में पढ़ाई थी ये चीज, अगर याद हो तो। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि मैं लीगल ओनर नहीं हूं, मान लो मैं इंडिया में हूं, मैंने प्रॉपर्टी बनाई और मैं इंडिया में दूसरे जगह जाके सेटल हो गया, और वो प्रॉपर्टी मैंने किसी को दे दी थोड़े समय के लिए, आप ऐसा करो इसमें से जो भी पैसे उसे कमाना उसका 10% मुझे देना। दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी ओनर। ओनर तो मैं ही हूं, मेरी ही है वो बिल्डिंग, मेरी ही वो प्रॉपर्टी है, पर उसको अभी हैंडल कोई और कर रहा है, एग्जीक्यूट वहां पे चीजें कोई और कर रहा है। दैट पर्सन विल बी डीम्ड ओनर। बात को समझे? सो द फॉर दिस पर्पज सेक्शन 22 to 76 कहता है ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड इसमें एनुअल चार्जेस जीटीसी को डिफाइन किया हो, इसके बारे में बात हम कभी और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो है वो एनुअल चार्जेस क्या होता है, एनुअल चार्जेस का क्या मतलब होगा, है ना, एनुअल चार्जेस में क्या क्या चीजें आएंगी, उन सब के बारे में बात करेंगे, कैसे उस सब के बारे में कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें यही चीज दिया हुआ है कि ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन होगा, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस नॉट बीइंग अ ट्रांसफर in connection with an agreement to live apart or to a minor child not being a married daughter shall be deemed to be the owner of the house property so transferred। मान लो किसी टाइम के लिए मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया है, डीम्ड ओनर की मैं बात कर रहा हूं, और वो लीगली मैंने उसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया, मतलब कोर्ट के आदेश पे मान लो आपको ट्रांसफर करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने उसको अभी के लिए ट्रांसफर कर दिया कि लो इस पे तुम अभी इसे जो पैसा है वो तुम कमाना, बाकी कुछ पैसे मुझे देना। दैट पर्सन विल नॉट बी लीगल ओनर, वो डीम्ड ओनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई बार बेटे मान लो जैसे माँ बाप घर बनाए, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है उनका, उसमें अपने बच्चों को शॉप खुलवा दी,
तो दैट पर्सन जो बेटा है उसका वो ओनर नहीं है, वो डीम्ड ओनर है। ओनर तो अभी भी वही है, उनके माँ बाप ही। वही कह रहा है, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल एस्टेट शैल बी impartial estate shall be deemed to be the individual owner of all the properties comprised in the estate। आगे कहता है, a member of a cooperative society, company or other association of persons to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society, company or association as the case may be shall be deemed to be the owner of that building or part thereof। ये सारी बात आप एक बार पॉज करके पढ़ो, आपको इसमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन डीम्ड ओनर होगा, कौन ओनर है। लीगल ओनर आप समझ रहे हो, एक बिल्डिंग का लीगल ओनर होता है और वो उस चीज को अगर एग्जीक्यूट उस समय के लिए नहीं कर पाया और किसी और को दे दिया, दैट पर्सन विल बी डीम्ड ओनर। ऐसा माना जा सकता है कि वो ओनर उस समय के लिए है। जैसे मैंने डीआरसी में पढ़ाया था, ये जरूरी नहीं है कि मकान मालिक ही आपसे आकर बार बार पैसा ले, कई बार केयर टेकर भी अगर पैसा लेकर आ रहा है तो उस समय के लिए जो पैसा ले रहा है आपसे वो ओनर हो गया उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, उस समय के लिए वो एक तरीके से इविक्ट नहीं कर सकता आपको। ये बात को मैंने आपको बताया था डीआरसी में और डिटेल में। ठीक है, अब देखिए, वेयर द असेसी ओनर executed a settlement deed under which he gave his father right to receive the income of house property, it was held that the ownership continued to be with son and he is liable for taxability under this act। मैंने आपको भी समझाया ये चीज। Any composite rent from house property and amenities as well must be divided and be calculated separately। वही 49 दुकानें किसी और की है, किसी और को दे रखा है, उससे जो पैसा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक दुकान, इससे जो पैसा आ रहा है वो बिजनेस में भी जा सकता है और एज अ रेंट जो आप लेते हो सब दुकानों से उतना प्रोपोर्शन इसमें अगर रेंट का ऐड कर दें तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्शियली आपको ये बोला जा सकता है कि एज अ ओनर आप बिजनेस से भी कुछ चीज लगाओ। मान लो 49 दुकानों से 100 रुपए लेते हो आप, तो इससे भी 100 रुपए आपको जोड़ा जाएगा कि इस दुकान से भी 100 रुपए आपको कहां से आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और बाकी जो पैसा बच जाएगा वो बिजनेस में चला जाएगा, बिजनेस हिट में चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये चीज इंपॉर्टेंट। तो पार्ट एंड पार्शियल भी हो सकता है कई बार, अगर आप खुद वहां पे ओनर है, कॉमर्शियलाइज्ड आपने खुद कर रखा है। ठीक है, ओनर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं, प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर असेसी ओन बिजनेस और प्रोफेशन। इसको समझो, व्हेन द लेटिंग ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स टू एम्प्लॉई इज सबसर्विएंट टू एंड इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस। मान लो आपको मेन बिजनेस कुछ ऐसा है, कम आपने क्या कर रखा है, कोचिंग खोल रखा है। अब उस कोचिंग के पर्पस में मान लो 100 स्टाफ्स आपने बना रखे हैं। अब उस 100 स्टाफ को आपने क्या कर रखा है, हाउस प्रॉपर्टी में क्वार्टर्स दे रखे हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स दे रखे हैं। अब उसी के सबसर्विएंट है, इंसिडेंटल आपको करना ही था। द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिडर्ड एज वन ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस। समझे कि नहीं समझे, आपको खुद ही माना जाएगा, आप खुद ही उस बिजनेस के ओनर खुद ही हो। इन सच केस इवन इफ द एम्प्लॉयर चार्जेस रेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉय फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस इन क्वेश्चन be credited as a receipt in the business and no income from house property can be computed under the provision of section 22 to 27। अगर आप कुछ भी उनसे लेते हो, अगर आपने उनको रेंट पे लगा रखा है, उनसे क्वार्टर्स दे रखा है, वहां से आप पैसे ले रहे हो, वो आपका अपना प्रोफेशन हो गया ना, वो हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी ना आएगा। आपने तो कॉमर्शियलाइज कर रखा है अपनी प्रॉपर्टी को। मैं बार बार सुबह से मतलब तब से ही समझा रहा हूं कि आपने हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, कॉमर्शियलाइज कर रखा है, चाहे किसी भी वजह से उसको बोलेंगे क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आएगा, वो कहां से हो गया, बिजनेस से आएगा। तो बिजनेस से अगर आप ले रहे हो मतलब आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को कॉमर्शियलाइज कर रखा है। ठीक है, रेंटल इनकम इज चार्जेबल एज बिजनेस इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। वेन लेटिंग इज सबसर्विएंट टू द मेन बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और एक होता है हायरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। मान लो आपने क्या किया, बगल वाली बिल्डिंग प्रॉपर्टी को आपने हायर कर रखा है कि अपना पार्किंग वगैरह वहां बनाएंगे, आपके प्रॉपर्टी में जगह नहीं है, बगल से आपने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी में पार्किंग बना रखा है, वो हायरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया। वहां से जो आपको पैसा आएगा वो बिजनेस हो गया। हाउस प्रॉपर्टी तो आपकी है नहीं, आपकी तो है नहीं, पर उस पर्सन के लिए जिसकी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है ना, हायर कर रखा है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने खुद ने कॉमर्शियलाइज नहीं किया हुआ है, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, वो थर्ड पर्सन का बिजनेस है। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, आपको पता होना चाहिए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केसेस और एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इट अ बिग चैनल ना, बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग प्यार देंगे। और दिस इज माय QR कोड, अगर आप चाहते हैं कोई भी मॉनिटरली सपोर्ट, यू कैन गो वाया दिस। थैंक यू।